हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी टीआरई के अंदर जो पेपर जो पूछे जाते हैं हिस्ट्री से आप लोग के जनरल पेपर की तरफ भी बात करें, तो वहाँ पे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपका बीपीएससी के टीआरई के अंदर, तो सारा जो है आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर हम करवा रहे हैं और बाकी आपको क्या करेंगे कि पार्ट बाय पार्ट में आप लोग को प्रीवियस ईयर टोटल करवा देंगे, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चाहे वो आपका हिस्ट्री हो या फिर आपका ज्योग्राफी हो या फिर आपका साइंस हो, सब कुछ यहाँ पे जो है पार्ट बाय पार्ट में आप लोग के लिए करवा देंगे। ठीक है? तो चलिए हम शुरू करेंगे पहले यहाँ पे प्रश्न से। प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है कि मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? यानी मगध का मैदान और अंग का मैदान, वो जो है किसके हिस्से में आता है? क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि यहाँ मध्य गंगा का मैदान के अंतर्गत आता है। ठीक है? चलिए, सेशन बड़ा ना हो इसलिए आपको हम डायरेक्ट आंसर पे ही हम आप लोग को ले चलेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि मध्य गंगा का मैदान जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से, ठीक है, समझिएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। यानी कि पूरा बिहार कह लें और पूर्वी उत्तर प्रदेश कह लें, तो ये आपका मध्य गंगा का मैदान ही कहलाता है। तो बिहार पूछा था, तो उसमें क्या पूछा था? मगध और अंग। तो भैया ये तो बिहार का ही पार्ट था, इसीलिए क्या हो जाएगा? इसीलिए आपका हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान। ठीक है? अब आइए, अंग महाजनपद का जो क्षेत्र है वर्तमान में भागलपुर तथा मुंगेर जिले में स्थित था। जो भी आपको पढ़ाएंगे बताएंगे सब बिल्कुल एक एक चीज टॉपिक समझा कर बताएंगे, बहुत बढ़िया सबको, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, और मगध महाजनपद जो है वर्तमान में क्या होगा? पटना में है और गया में है और ये आपका शाहाबाद में है। क्या है? तो मगध महाजनपद का जो इलाका है वो है, ठीक है, वर्तमान में पटना में बटा हुआ है। पटना का क्षेत्र भी वही आपका मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था, गया का क्षेत्र भी उसी के अंतर्गत आता था, शाहाबाद का इलाका भी उसी के अंतर्गत आता था। ठीक है? जो कि मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। समझ पाए होंगे? चलिए देखेंगे, छठा नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विद्वान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? कौटिल्य, जिनका क्या नाम है दोस्तों? चाणक्य भी इनको कहा जाता है। ठीक है? कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ये क्या थे? तक्षशिला के प्रधानाध्यापक थे। अब देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप में कि कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, और यह क्या थे? प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक, राजनीतिक सलाहकार थे। ठीक है? और ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। बात किनकी हो रही है? कौटिल्य की हो रही है, या चाणक्य कह लीजिए, उनकी हो रही है, जो विश्व में सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था और प्राचीन जो है आपका भारत, उसमें शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। कौन? तक्षशिला। ठीक है? चलिए देखिए, यहाँ पे अब 7वां नंबर का प्रश्न है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है भाई, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो ये आपका जो है पूछा क्या जा रहा है कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था। ठीक है? ये तो यहाँ तो सही है, जो हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था। नहीं, यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ये आपका हर्ष के शासनकाल में नहीं आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान। चलिए अब दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या दे रहा है? ह्वेन-सांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है? भिक्षु तो थे चीनी, जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आया था। नहीं, ये आपके कौन थे? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ठीक है? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों यहाँ पे गलत है, इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है? चलिए देखते हैं कौन किसके दरबार में थे ये आए थे। देखिए, फाहियान जो है एक चीनी तीर्थ बौद्ध यात्री था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। अभी मैंने बताया ऊपर आपको, पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया। ठीक है? कितने साल? 3 साल। और ह्वेन-सांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज तथा नालंदा में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का जो है अध्ययन किया था। अतः यहाँ पे क्या है कि कोई भी कथन सही नहीं है। देखिए, आपको यहाँ से पूछा जाता है एक चीज, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान ये क्या है? ये दो पार्ट हैं किसके? बौद्ध धर्म के। ठीक है? एक आपका क्या था? मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, और दूसरा क्या था? मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो ये जो हीनयान थे ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, और महायान थे ये मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 8वां नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने
गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? यानी कौन से गुप्त राजा थे जिनके पास क्या किया था? मिशनरी भेजा था। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त के पास मिशनरी भेजा गया था। देखिए, चीनी स्रोत के अनुसार पता चलता है कि श्रीलंका का जो शासक था वो मेघवर्मन था। और वर्मन कहिए या मेघवर्ण कहिए, उन्होंने ही क्या किया था कि गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए जो था अपना एक गुप्तचर भेजा था। ठीक है, किनके पास? तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक भेजा था, जो अपना उसको मशीनरी कहिए, अपना दूत कहिए। तो वो गुप्त शासक के पास भेजा था, समुद्रगुप्त के पास। कौन भेजा था? तो मेघवर्मन। ठीक है, कहाँ का राजा था मेघवर्मन? तो श्रीलंका का राजा था। ठीक है ना? चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या है प्रश्न? यहाँ पे प्रश्न है कि क्या कह रहा है कि प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है कहाँ? कहाँ स्थित है? क्या आपका पुणे में, दिल्ली में, लखनऊ में, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? क्या जवाब हो जाएगा इसका? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा, देखिए आपका ये क्वेश्चन है किसका? बीपीएससी टीआरई 3.012 री एग्जाम का क्वेश्चन है जो कैंसिल हुआ था। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली का कहाँ? मेहरौली में। ठीक है, मेहरौली में ये था। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ बातों को देख लें। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य जो लौह स्तंभ है वो दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। यहाँ पे मेहरौली होगा, मेहरौली में स्थित है। इसका निर्माण संभवतः जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। कौन करवाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य करवाया था। गुप्त काल में लौह निर्मित इस स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है, जो उसकी उत्कृष्ट निर्माण कार्य को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए, आज तक जंग नहीं लगा है भाई। देखिए अगला प्रश्न हमारा, खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? खीर भवानी मेला की बात करेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जिससे रिलेटेड हम लोग, देखिए ये आपका बीपीएससी टीआरई 3.0125 का ये आपका क्या है? कैंसिल क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा नहीं समझना है 1 to 5 है, टोटल बीपीएससी का ही है, ये याद रखिएगा। क्योंकि यह आपको 9, 10 या फिर आपको कह लें 11, 12, 6 to 8, 1 to 5 आप सभी लोगों के लिए जो है समान रूप से उपयोगी रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चन तो बीपीएससी का ही है। आज उसमें पूछा है तो कल क्या गारंटी है कि 9 to 10 में ना पूछे? सब में किसी में भी पूछ सकता है, इसलिए आपको सब कुछ देखकर चलना पड़ेगा। चलिए, इससे रिलेटेड अगर हम देखें बातों को तो कहा जा रहा है खीर भवानी मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी को पूछेगा। खीर भवानी मेला कब आयोजित किया जाता है? तो बताना है कब? ज्येष्ठ अष्टमी को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और यह कश्मीरी हिंदुओं के सबसे प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से एक है। और जम्मू कश्मीर के प्रमुख मेले झीरी मेला और पुरमंडल मेला और चैत्रे चौदस, बहु मेला और लोहड़ी जैसे प्रमुख त्योहार व मेले हैं। इसमें से आपको याद रख लेना है क्या क्या? इसमें आपको याद रख लेना है खीर भवानी तो आपको पता चल गया, झीरी मेला याद रखना है, झीरी मेला। और उसके बाद फिर पुरमंडल मेला, चैत्रे चौदस, बहु मेला और लोहड़ी, ये भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। अब यहाँ पे 11वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रारंभिक पुस्तक जो है राजनीति की कही जाती है नीति सार, वो किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जवाब हो जाएगा इसका कामंदक जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कामंदक। देखिए 69 बीपीएससी प्री 2023 का प्रश्न है। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या यहाँ पे दे रहा है? राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक जो है नीति सार के लेखक कौन है? कामंदक है। और यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। ठीक है, इनके अर्थशास्त्र पर आधारित है और इसमें प्राचीन भारत के राजनीति, कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का क्या होता है? वर्णन किया गया है। और यह पुस्तक कब की लिखी हुई है? अगर पूछेगा कि कामंदक जो है ये पुस्तक किस काल में लिखी गई है तो क्या बताना है आपको? गुप्त काल बताना है। गुप्त काल में। किसने लिखा है आपको पता चल ही गया, कामंदक जी ने लिखा है नीतिसार बुक को। ठीक है, पुस्तक का नाम है नीतिसार और लिखा है किसने? कामंदक जी ने। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सुमेलित करना है हमारा। सुमेलित करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे क्या देखेंगे? चरक। चरक कौन था? तो चरक कौन थे भाई? तो चरक थे चिकित्सक। तो यहाँ से चला जाएगा हमारा इसके पास। ब्रह्मगुप्त कौन थे? तो ब्रह्मगुप्त थे आपके गणितज्ञ, तो यहाँ पे चला जाएगा। वारामिहिर कौन थे? वारामिहिर ज्योतिष थे। और विशाखदत्त क्या थे? नाटककार थे। तो इस तरह से आपका मिल गया। ठीक है,
चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ें तो यहाँ पे कहा जा रहा है, इसके बारे में स्पष्ट आपको डायरेक्टली बता ही देते हैं। देखिए चरक जो है ये क्या थे? चिकित्सक थे, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, वारामिहिर ज्योतिष थे, विशाखदत्त नाटककार थे। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए 13 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है कहाँ? तो दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का जो विस्तार है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य में। ठीक है, कृष्णा नदी के मध्य में। आपका बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया 6 to 8 में। देखिए ये प्रश्न 6 to 8 में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र जो है इसका विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य है। और दक्षिणापथ का तात्पर्य होता है यानी कि दक्षिण की ओर जाना, यानी दक्षिण की ओर जाना मतलब क्या होगा? दक्षिणापथ का तात्पर्य होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक पहला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार, ठीक है, नवरोज की शुरुआत की? फारसी त्योहार क्या है भाई? नवरोज। तो नवरोज की शुरुआत करने वाले कौन हो जाएंगे? जवाब हो जाएगा आपका बलबन। बलबन जो थे वही नवरोज फारसी त्योहार। सबसे पहले तो आपको बता दें नवरोज क्या है, कौन सा त्योहार है? तो आपको बताना है फारसी त्योहार है। ठीक है, आगे आइए। तो कहा जा रहा है कि बलबन जो था वो पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की। यानी फारसी त्योहारों को शुरू करने वाला जो था नवरोज, वो उसका पहला शासक कौन था? तो वो बलबन था। बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था और उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा और पाबोस को शुरू किया। यानी गैर इस्लामी प्रथा भी वो शुरू किया था। कौन? बलबन। अब आइए तुगलक वंश से क्या पूछा गया, इसका प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न तुत्ता किस देश के थे? तो इब्न तुत्ता की अगर हम बात कर लेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कौन से देश के थे? मोरक्को के थे। ठीक है, मोरक्को। अब इससे रिलेटेड बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सल्तनत कालीन जो है आपका तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक, यानी मोहम्मद बिन तुगलक कौन सा? यानी इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? MBT। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। तो कहा जा रहा है कि ये कौन से वंश का शासक थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे कौन सा वंश? तुगलक वंश शासक थे। ठीक है, और इसमें आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न तुत्ता जो था अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। आपको पता रखना चाहिए, पता होना चाहिए कि इब्न तुत्ता कहाँ का था? अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में 1333 ईस्वी में पहुंचा। ठीक है, ये कब पहुंचा था? ये जो आया इब्न तुत्ता कब पहुंचा था भारत में? तो 1333 ईस्वी में पहुंचा था। आपको ये याद रखना पड़ेगा। मोहम्मद बिन तुगलक जिसका कि शासन कब से था? 1325 से 1351 ईस्वी में। ठीक है, और इसने क्या किया? इब्न तुत्ता को दिल्ली का काजी यानी कि जिसको कहते हैं जज, वो नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये आपके नियुक्त हो गए। अब आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है हमारा थोड़ा सा धुंधला हो रहा होगा दोस्तों, तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कीजिएगा, हम समझा दे रहे हैं आपको अच्छे से इसीलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है विविध में देखेंगे यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि मैथिली भाषा का जो आपका ये है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो मैथिली भाषा की अगर हम विकास की बात कर लेंगे तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाट वंश। ठीक है, कर्नाट वंश। इससे रिलेटेड अगर हम कुछ बात देख लें यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि डॉक्टर राम प्रसाद शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि 1206 से 1526 ईस्वी को बताया है। ठीक है, और इसी काल में ज्योतिश्वर और विद्यापीठ द्वारा मैथिली भाषा का सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई है। देखिए विद्यापति जो कि मैथिल कोकिल के नाम से भी जाने जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई है और इस दौरान मिथिला क्षेत्र के कर्नाट वंश या सिमराव वंश, कौन सा वंश? सिमराव वंश, जो कि 1097 से 1325 ईस्वी तक का शासन था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न हमारा चौथा नंबर, यानी कि इसमें अब आ जाए तो नाथ पंथियों जिसमें कि आपका था सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को, ठीक है, भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? इसका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे जवाब हो जाएगा ये आपका उत्तर भारत।
ठीक है? इन्होंने क्या किया, उत्तर भारत में इसको क्या किया, लोकप्रिय बनाया। तो नाथपंथियों में जो थे आपके सिद्धों और योगियों जो थे, उसने उत्तर भारत में लोकप्रिय तो बनाया ही, साथ में अगर बात करें तो नाथपंथी जो थे, सिद्धों और योगी, वो दुनिया के त्योहार में दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। यानी कि दुनिया के त्याग में, भाई कुछ नहीं है, सब मिथ्या है। ये आप लोग कैसे कहते हैं कि भाई जो लाए हैं सभी कुछ ना लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएँगे, तो भैया ये वही लोग हैं, ठीक है? तो ये जो है विश्वास करते थे त्याग में, लेकिन भाई आजकल तो ऐसी भावना रही नहीं, त्याग तो है नहीं आजकल। तो क्या कीजिएगा, ज़माना का जैसा होड़ है वैसा चलना ही पड़ेगा। अगर आप त्याग करेंगे तो आप पीछे रह जाएँगे, तो इसलिए क्या करें, उस तरह से चलना है। लेकिन हाँ, भाई मदद नहीं भूलना है, किसी भी जो मजबूर है, लाचार है, जिसे कोई प्रॉब्लम है, उसकी मदद किया कीजिए। मदद करना बिल्कुल वो मत भूलिए, क्योंकि मानवता ही जो है इंसान को श्रेष्ठ बनाता है, तो श्रेष्ठ बनकर ही रहना है। ठीक है? अब देखिए, उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की क्या की है, आलोचना की है। यानी समाज समाज में जो पारंपरिक धर्म है, जो सामाजिक जो व्यवस्था बनी, अनुष्ठान बने, उसकी आलोचना की है। ठीक है? और इसके अनुसार निराकार परमात्मा का ध्यान और उसके साथ एक हो जाने का एहसास मुक्ति का मार्ग है। यानी कि कहने का मतलब है कि ईश्वर के साथ ही रहिए, ईश्वर जो है निराकार परमात्मा का ध्यान कीजिए और उसके साथ ही खो जाइए, और यही क्या है, एहसास जो है मुक्ति का मार्ग है। चलिए, देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा था बीपीएससी में। तो ये आपको सारा प्रीवियस हम करवा रहे हैं, तो आप लोग सभी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थोड़ा-सा धुंधला है तो कोई बात नहीं, इसके लिए हम कल कुछ करेंगे अगले सेशन में, वैसे कोई बात नहीं। चलिए देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न, फुतुहात-ए-आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? फुतुहात-ए-आलमगीरी, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, यानी कि ईश्वर नागर। ईश्वर नागर जो थे वो क्या लिखे थे, फुतुहात-ए-आलमगीरी का रचना किए थे। अगर हम वहीं इससे रिलेटेड देखें तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि फुतुहात-ए-आलमगीरी ईश्वर नागर द्वारा लिखी गई है, और इसमें 1698 ईस्वी तक के औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी शामिल है। कौन से पुस्तक में? तो फुतुहात-ए-आलमगीरी में। ठीक है? चलिए, अब देखेंगे यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न, यहाँ पे क्या पूछ रहा है। प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? कौन सा था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सूरत। यानी कि सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार कहा जाता था, यानी कि उसको बाबुल मक्का के नाम से भी जाना जाता था। आइए थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो है डिटेल्स देख लें। कहा जा रहा है कि सूरत बंदरगाह का जो है मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, यानी मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की जो तीर्थयात्री थे, जो तीर्थ यात्रा शुरू होती थी, वो सूरत से ही शुरू होती थी, इसीलिए मक्का का जो है क्या कहा जाता था, मक्का का द्वार कहा जाता था। सूरत जो है गुजरात का वो क्या है, एक प्रमुख शहर है, और यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है, और मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यानी सूरत में क्या था, मध्यकाल के दौरान एक बंदरगाह था, महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ठीक है? इसे पश्चिम एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि सूरत को क्या कहते हैं, सूरत का जो है बंदरगाह उसको क्या कहते हैं, तो पश्चिम एशिया का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, तो सूरत को कहा जाता है। ठीक है? सूरत को, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अब देख ले यहाँ पे, अब तो आपको साफ हो गया होगा, बहुत साफ हो गया होगा, वो पेज थोड़ा सा धुंधला था इस वजह से। चलिए यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे है हमारा प्रश्न, क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है 7वां नंबर का, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर का आगमन का कारण, ठीक है, भारत में बाबर का आगमन के कारण क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ बताना है भाई इसमें। तो यहाँ पे क्या आपका उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ? ठीक है, क्या पूछ रहा है। उसके बाद फिर दूसरा क्या कह रहा है कि क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, क्या ये हुआ, या फिर प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, या फिर युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई? क्या हो जाएगा इसका जवाब? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो आपका 3 जो है, ये प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, ये तो सही है, बाबर के आगमन के कारण। और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, तो ये भी आपका सही है, यानी कि 3 और 4 ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए, तो आप लोग समझ गए कि बाबर के आगमन के कारण क्या क्या हुआ। चलिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा इसका अध्ययन कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे है कि बाबर के आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई।
माफ कीजिएगा, थोड़ा-सा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि बाबर के आगमन के कारण जो है भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई एवं युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। यानी उसके आने के बाद क्या हुआ, जितने भी युद्ध होने लगे उसमें क्या हुई कि तोप की शुरुआत हो गई। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात जो है प्रारंभ हुआ। बाबर का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है? और इसको मध्य एशिया के फरगना नामक स्थित पर हुआ था, यानी कि मध्य एशिया में कौन सा था? फरगना नामक जगह पर हुआ था इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को। बाबर ने काबुल पर करने के बाद भारत पर 4 बार आक्रमण किए। अगर पूछेगा कि बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए, तो आपको बताना है 4 बार आक्रमण किए। इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 को जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फरगना में हुआ था, मध्य एशिया के फरगना में। ठीक है? चलिए, अब इनसे देखेंगे मराठा राज्य और उनके संघ के बारे में। यहाँ पे देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है कि अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी किनकी? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मराठा प्रशासन में, क्योंकि आपका जो ये मराठा जो आपके थे वीर शिवाजी, ठीक है, वीर शिवाजी, उनके यहाँ भी क्या था? ऐसा ही था, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद हुआ करते थे, क्योंकि ये भी एक मराठा महाराज थे। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड हम बात कर ले यहाँ पे, तो कहा जा रहा है कि मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे अष्ट प्रधान परिषद कहा जाता था। और अष्ट प्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री क्या होता था? अपने विभाग का प्रमुख होता था और शिवाजी द्वारा नियुक्त होता था एवं अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी होता था। जैसे आज जो है विधानसभा में क्या होता है आपका, जो भी होते हैं वो क्या होता है, लोकसभा स्पीकर के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो उसी तरह से तो ये जो होता है आपका, ये मंत्री जो है शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे, लेकिन शिवाजी मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं थे, यानी वो खुद ही डिसीजन ले सकते थे। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो शिवाजी जो है मंत्री से परिषद जो अनुमति लेंगे उसके बाद ही कोई काम करेंगे। तो शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को क्या किया था? आनुवांशिक नहीं होने दिया। यानी आनुवांशिक कहने का मतलब आनुवांशिक यानी कि उसका पिता है तो फिर उसके बाद उसका पुत्र आएगा, ऐसा नहीं होने दिया। भाई जिसमें काबिलियत है वो आएगा, जरूरी नहीं कि आप हैं तो आपके पुत्र में भी काबिलियत हो और वो भी उसी पद पे आए, ऐसा जरूरी नहीं है। आइए और क्या कहा जा रहा है शिवाजी के मंत्रियों परिषद के बारे में अगर देखें तो पेशवा अथवा मुख्य प्रधान किसको कौन होता था? तो वो राजा का प्रधानमंत्री कहलाता था। आत्मन किसको कहते थे? तो वित्त एवं राजस्व मंत्री जो होता था वो आत्मन कहलाता था। वाकिया नविस कौन होता था? जो कि अभी के वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं उनको उस टाइम वाकिया नविस के नाम से जाना जाता था। सुमंत कौन होता था? जो अभी वर्तमान में जो विदेश मंत्री हैं उनको उस समय शिवाजी के दरबार में उनको जो वो जो व्यक्ति होते थे उनको सुमंत या दबीर कहा जाता था। सचिव जो कि आज क्या होता है, राजकीय पत्र व्यवहार होता है, उसको कहा जाता है। देखिए अब यहाँ पे क्या है आगे कि सेनापति सरे नौबत ये आपका क्या होते थे, या इसमें तो इसके बारे में जानकारी है नहीं, लेकिन न्यायाधीश जो होते थे आज के समय उनको मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है, एक होता था पंडित राव जो कि सद्र, वो क्या करते थे? वो धार्मिक कार्यों को देखा करते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास आपका शुरू हो गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इलाहाबाद की संधि पे हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर। देखिए अब इससे रिलेटेड चीजें हम आप लोग को दिखाते हैं, इसके बारे में और क्या कहा गया है। तो यहाँ पे जो और क्या कहा गया है यहाँ पे है, देखिए जो मुख्य है उसको मैंने लाइनिंग भी कर रखा है। देखिए बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1765 में की थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो था यहाँ पे गलत था बुक में, तो इसके वजह से हमने इसको सुधार किया है। तो 1765 आप लोग को देखने को मिल जाएगा संधि। वहीं अगर युद्ध की बात कीजिएगा तो 1764 ईस्वी में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये चीज जो है यहाँ पे आप लोग को देखते चलना है, इसलिए आपको मैंने यहाँ पे सुधार किया है इसमें। ठीक है, तो कहा जा रहा है जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट जो थे आपके मुगल सम्राट वो बंगाल बंगाल को क्या किए? अंग्रेजों को दे दिए।
क्यों? क्योंकि ये जो थी क्या हुई थी? बक्सर की लड़ाई हुई थी और इसमें क्या हुए थे, अंग्रेज जीत गए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक संधि हुई, उसके 1 साल बाद, ठीक अगले 1 साल बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि, तो उसी के तहत या तो इनको, मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक भुगताना देना पड़ता, ठीक है? और नहीं तो भाई आपको क्या करना था, इसके बदले में वो क्या किए मुगल सम्राट कि भाई 26 लाख तो हम देंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप देते हैं, ठीक है? तो वही क्या किए, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंप दिए। क्यों भाई? क्योंकि 26 लाख रुपए हम वार्षिक भुगतान नहीं कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है हमारा, क्या आप यहाँ पे देखेंगे यूरोपीय और वाणिज्यों का आगमन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। इसको डबल स्टार लगाइएगा पहले, ठीक है? इसको डबल ट्रिपल स्टार जो भी लगाना है लगा लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? तो ये प्रश्न है कि कब, तो भाई इसका जवाब हो जाएगा 1632 ईस्वी में, ठीक है? डचों ने अपनी कारखाना कहाँ डाला था? पटना में। 1632 ईस्वी में डाला था, लेकिन कहाँ, वो भी आपको अभी हम जस्ट बताते हैं। देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था, और जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो पटना कलेक्ट्रेट था उसको क्या किया था, उसी में उन्होंने कंपनी अपना डाला था, फैक्ट्री अपना डाला था डचों ने 1632 में, जो कि आज पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। देखिए पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि बिहार आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, तो आंसर अपना बनना चाहिए पुर्त, ठीक है? पुर्तगाली, ये जो आपके हो जाएंगे। पुर्तगाली के बाद कौन आए? पुर्तगाली के बाद आए डच, ठीक है? ये भी मैं बता ही देता हूँ, डच। उसके बाद कौन आए? इंग्लैंड आया, ठीक है? इंग्लैंड। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया फ्रांसीसी, ठीक है? यानी सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद फिर फ्रांसीसी। इंग्लैंड बोले तो अंग्रेज, ठीक है ना? चलिए, अब देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। दोस्तों देखिए समझ में नहीं आ रहा होगा तो बोलिएगा, हम और अच्छे से आप लोगों को समझाते चलेंगे, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि इतना अच्छा से आप लोगों को समझा समझा कर हम बढ़ रहे हैं। देखिए इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? दोस्तों यो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न अब आ रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कौन अनाधिकारिक दूत बने? क्या इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति यही थे, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने क्या किया, कॉमन हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी ही थे, ठीक है? 1892 ईस्वी में इन्होंने चुनाव लड़ा था, और फिलसबरी से, इंग्लैंड के फिलसबरी से इन्होंने चुनाव जीतकर क्या किया, हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए थे, ठीक है? तो ये भी प्रश्न याद रखना है, ये भी चीजें आपको। भाई देखिए सब कुछ जो है आप लोग को यूं ही पढ़ा देंगे, ठीक है? जैसे पढ़ते हैं भाई, जैसे आप लोग को वो सब पढ़ाएं बिल्कुल उसी तरह से आपको बिल्कुल समझाकर ये सब चीजें भी पढ़ा देंगे, तो आप लोग टेंशन ही मत लीजिए, बहुत आसानी से आप लोग को हम याद करवा देंगे। चलिए देखेंगे इनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या है यहाँ पे, इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत जो है दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और सांसद को भारतीय विषयों से अवगत करवाया। यानी पूछेगा कि इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था, तो 1866 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना किस लिए की गई थी? इसलिए किया गया था कि ब्रिटिश जनता और संसद को जो था ना, वो भारतीय विषयों से अवगत कराना था कि भैया अंग्रेज हमारे यहाँ बहुत अत्याचार कर रहे हैं, हमारे पे बहुत सारा जुल्म हो रहा है, इसी के चलते हम ये जो है इस संघ का स्थापना किए हैं, और इसके माध्यम से आप लोग को दिखाना चाहते हैं, ठीक है? तो यही थे। तो ये क्या है, इसीलिए उनको कहा जाता है, इसीलिए ये सब जो काम किए ना, इसीलिए उनको भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जो जन समर्थन जो तैयार किए वहां पे, ऐसा इसीलिए वे क्या कहलाए, भारत के दूत कहलाए, कि भारत का दूत है भैया, इंग्लैंड में ऐसा ऐसा काम कर रहा है, ठीक है? और इन्हें सम्मान पूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है? ये तो पुरुष की बात हो गई, वयोवृद्ध पुरुष। अगर आपसे कोई महिला पूछ देगा तो महिला कौन होंगी, तो याद रखिएगा अरुणा आसिफ अली, ठीक है? अरुणा आसिफ आसिफ अली, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इनके देखिए, इनके बारे में एक चीज और मैंने यहाँ पे देखिए ध्यान दे रहे होंगे आप, देखिए ये धन निष्कासी का सिद्धांत दिए थे। इनका एक बुक है, किनका,
तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि दादा भाई नौरोजी जी का पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये इनका बुक है, और इस बुक में इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। चलिए देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, देखिए भाई जो बुक में है वो तो बिल्कुल आप पढ़ेंगे ही, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको भी जोड़ कर हम पढ़ा देंगे, इसलिए आप लोग को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे ये यहाँ पे प्रश्न है कि 1859 ईस्वी के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था, क्या निर्धारित किया था? जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्धारित यही किया था कि बागान के श्रमिक जो हैं, यानी कौन सा बागान? चाय बागान की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो चाय बागान के जो श्रमिक जो हैं वो बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, यानी जो उसके मालिक जो होते थे उनसे अनुमति लेना पड़ता था कि भैया हम चाय बागान में अब काम नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा उसमें इसलिए लाया गया, इसलिए ऐसा हुआ कि अपने मन से नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक तो आ गया आपका 1859 भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, ठीक है, इसीलिए वहां पे क्या किया गया, इसीलिए वहां पे जो है छोड़ दिया गया कि भाई आप लोग को बिना कहे, बिना पूछे, बिना सूचित किए जो है चाय बागान को छोड़ना नहीं है। ये मजदूरों के लिए लागू किया गया कब? तो 1859 के भारतीय प्रवास अधिनियम के रूप में इसको जानते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो बिना अनुमति के नहीं छोड़ने थे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें धुंधला दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा आगे फिर ठीक हो गया है। देखिए इसमें कह रहा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं शताब्दी के दौरान जो है भारत के श्रमिकों के आंदोलन को क्या किया था? नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1859 में, देखिए मैं आपको सब कुछ जो है पढ़कर बता दूंगा, इसलिए आप लोग को जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है कि हाँ ऐसा है वैसा है, ठीक है। आप लोग को सब कुछ हम समझाते, जब हम ही समझाते चल रहे हैं तो भाई आप तो इसको देखें या ना देखें, बस सुनेंगे भी तो भी आपको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए तो 1859 के जो अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया गया था, इसके तहत चाय बागानों के श्रमिकों को अपने अधिकारियों के अनुमति के बिना बागान छोड़ने पर क्या किया गया था? रोक लगा दिया गया था। जबकि श्रमिकों को जंगल छोड़ने और शादी करने पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, वो जंगल छोड़ सकता है, शादी कर सकता है, लेकिन जो चाय बागान में काम कर रहा है वो चाय बागान नहीं छोड़ सकता है, ऐसा ये प्रावधान था। चलिए अब देखेंगे प्रश्न क्या पूछ रहा है, 5वां नंबर, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? देखिए प्रश्न आपका है बीपीएससी टीआरई 3 का 11-12 का क्वेश्चन है, ये टीजीटी नहीं, ये पीजीटी का क्वेश्चन है। तो कब किस में पूछ दिया जाएगा कोई नहीं जानता। इसका जवाब अभी आपको मैंने बताया कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है ये दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। आइए इनसे रिलेटेड और कुछ यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है इन्हीं को कहा जाता है, और 1887 ईस्वी में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1866 अभी मैंने बताया ना क्या किए थे, तो वो क्या क्या किए थे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किए थे। लेकिन अभी क्या है, 1887 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति, ठीक है, उसकी स्थापना की, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के चुनाव लड़ने वाले जो थे पहले भारतीय थे, और इन्हें लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिलसबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। देखिए यहाँ पे आ ही गया, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत जो है उसका वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है, जो कि मैंने आपको ऊपर बता रखा है। तो पूछेगा इनका पुस्तक कौन है, तो पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसमें क्या इन्होंने बताया है, तो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है। और ये चुनाव कहाँ से लड़े थे, तो 1892 में लड़े थे। कहाँ से, तो फिलसबरी से, ठीक है। कहाँ के लिए चुने गए थे, तो हाउस ऑफ कॉमन्स। देखिए यहाँ पे पार्टी नहीं लिखा हुआ है कि चुनाव तो लड़े थे, कौन सी पार्टी से लड़े थे, तो ये आपका था लिबरल पार्टी, ठीक है, लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे दादा भाई नौरोजी। चलिए देखेंगे यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है क्या है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत जो है निर्वणीकरण कौन सा मुख्य कारण था? कौन सा मुख्य कारण था, तो देखिए यहाँ पे अगर कारणों की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे ये भी कारण दिख रहा है, ये भी कारण दिख रहा है, ये भी कारण दिख रहा है। देखिए यहाँ पे रेलवे के मार्गों पर जो तख्ता होते थे, जो आप लोग देखे होंगे कि अंदर अंदर स्लीपर होता था लकड़ी वाला पहले, जिससे कि क्या होता था, पटरी को कसा जाता था। तो वही स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी का क्या करना, आपूर्ति करना, तो ये भी जो था इसका मुख्य कारण था, ठीक है, नवीनीकरण का। क्या कह रहा है,
निर्वनीकरण यानी जब भारत का जब निर्माण कर रहे थे अंग्रेज अंग्रेज भैया आए थे तो लूटे थे, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो आए तो कुछ हमारे देश में कुछ बनाकर भी गए, कुछ टेक्निक भी देकर गए, तो वो सब चीज़ें जो है, तो यही सब चीज़ है। रेलवे उन्हीं की देन है भैया, आप हावड़ा ब्रिज को देख लीजिए बिना पिलर वाला, वो भी उन्हीं का देन है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, देखिए जहाँ सही होता है वहाँ गलत तो होता ही है, लेकिन भाई हमारे देश पे जो है दूसरे लोग आके इतना राज करें ये हमें मंजूर नहीं था। आए थे ठीक था, हमें सिखाते, हमसे करवाते, हमारे साथ व्यवहार अच्छा होता तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका एक फिर नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी के वृक्षारोपण करना। ये भी आपका इसमें शामिल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, विस्तृत खेती मांग को पूरा करने के लिए भूमि को क्या करना, उन्नत बनाना, जिसमें कि वो क्या कर सके, कृषि कर सके, कृषि योग्य यानी कि वो अपना खेती कर सके और कृषि योग्य बना सके। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त में से एक से अधिक यानी सभी हो गया था। तो यही चीज़ें हैं, खेती की मांग को पूरा करने के लिए रेलवे का विकास किया था, चाय बागान का विकास किया था, ये सब जो भी मैंने बताया आपको। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे 1857 का विद्रोह। पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो मुगल सम्राट का दोस्तों नाइब घोषित किया था, और ये पेशवा का क्या किया था, उपाधि धारण किया था। ठीक है, ये अपने आप को क्या किया था, क्या घोषित किया था, ये खुद को घोषित किए थे नाइब। और उपाधि किसका धारण किए, उपाधि पूछेगा तो पेशवा, लेकिन धारण क्या किए, घोषित घोषित क्या किए, तो नाइब। चलिए, अब देखेंगे यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स, तो थोड़ा सा इसका डिटेल्स देख लें, कोई बात नहीं, थोड़ा सा धुंधला फिर से। तो यहाँ पे देखेंगे 4 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने प्रस्थान प्रस्थान किया, तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की, यानी पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करके उसके बाद पेशवा की उपाधि धारण कर ली। और इस दौरान इन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का क्या किया, भारत का बादशाह स्वीकार कर लिया, और इसको बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उसका क्या घोषित किया, नायब घोषित किया। लेकिन उपाधि पूछेगा कि नाना साहब ने किसकी उपाधि धारण की, तब पेशवा की उपाधि धारण की, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो रानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा जो जारी हुई थी वो किस तिथि को, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक नवंबर, ठीक है, 1858 ईस्वी को। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को रानी विक्टोरिया का उद्घोषणा जारी हुआ था। 1 नवंबर 1 नवंबर 1858 याद रखना है। चलिए, इससे रिलेटेड अगर चीज़ों देख लें तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था। यानी कि कहेगा कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा किसने पढ़ा था, तब आपको जवाब देना है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसने पढ़ा था। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। यानी कि कंपनी जो था, उद्घोषणा कंपनी का शासन जो है वो समाप्त कर दिया था और सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे है कि भारत जो है, भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया, यानी कि प्रावधान उसी समय कर दिया गया कि भारत में एक सचिव का भी पद बनाए बनाए जाएंगे। ठीक है, और तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय जो है आपका इंडिया काउंसिलिंग की स्थापना की जाएगी। यानी कि 15 सदस्यीय जो थे उसकी टीम की स्थापना की जाएगी, किसके लिए, तो जो आपके जो बनाए जाएंगे ना, कौन, सचिव का जो पद ग्रहण किया जाएगा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय जो है टीम गठित की जाएगी, जो उसकी क्या करेगी, सहायता करेगी। और जिसमें कि 15 में क्या होंगे, 15 में 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा होंगे और 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, तो 8 सदस्य ब्रिटिश के और 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। चलिए, अब देखेंगे यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न क्या है, क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की किसने? इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगान ने। ठीक है, इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका, अफगान ने इसका सहायता किया था।
देखिए इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे जान लेते हैं। कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफ़गानों ने सहायता की थी और 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बंदा नवाब अली बहादुर, यानी वो जो अफ़गान थे, उनका नाम क्या था? बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय, ठीक है? उनको बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय भी कहा जाता है, जिन्हें वो अपना क्या कहती थी? जिन्हें वो अपना भाई मानती थी, ठीक है? उनको क्या किया, बंदा नवाब अली बहादुर को पत्र लिखकर साथ ही राखी भेजकर उनकी लाज रखने के को कहा। तो बदले में क्या किया कि बंदा नवाब ने 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए, यानी 10,000 सैनिक जो है बंदा नवाब ने भेज दिया, ठीक है? चलिए, ये होता है भाई भाई बहन का ऐसा प्यार भाई, तो क्या बात है। चलिए, देखेंगे यहाँ पे 10वां नंबर का प्रश्न है, ये जो होगा यहाँ पे इस सेशन का लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि सेशन जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो पार्ट बाय पार्ट में आप लोग को हम करवा ही देंगे सारा, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय, यानी विद्रोह यानी 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका विनायक दामोदर सावरकर। अगर कहें तो हम इनको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? बीडी सावरकर, ठीक है? वीडी सावरकर कहा जाता है। और वीडी सावरकर जो थे, ये ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि क्या हुआ था, अंग्रेजों ने काला पानी का सजा दिया था, काला पानी, ठीक है? इनके द्वारा जो है मित्र मेला का आयोजन किया गया था, मित्र मेला का आयोजन किया गया था कब? 1899 ईस्वी में। ये है नहीं यहाँ पे, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, 1899 ईस्वी आपको याद रखना है। और यही आगे चलकर जो है मित्र मेला का नाम बदलकर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत पड़ गया। क्या पड़ गया? 1904 ईस्वी में अभिनव अभिनव भारत। पूछता है कि अभिनव भारत जो है उसका स्थापना कौन किया था? तो बीडी सावरकर जी किए थे। कब? तो 1904 ईस्वी में किए थे। और अभिनव भारत का इससे पहले क्या नाम था? तो मित्र मेला नाम था। उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1899 में हुई थी, ठीक है? ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो कैसा लगा आपको क्लास, जरा सा कमेंट करके बताइएगा।